जुले बच्चों, मैं रिक्जन अमगियल, लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुमुर। तो आज हम डिबेंचर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बच्चों, कल के जो लेक्चर्स में आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि डिबेंचर होता क्या है और ये किस तरह से इशू करते हैं, इस पे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और डिबेंचर के वेरियस काइंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि डिबेंचर होता क्या है। एक्चुअली जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को जब फाइनेंशियली अगर उसको सोर्स ऑफ फंड्स ज़रूरत पड़ता है तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए डिबेंचर को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो इशू का जो मोड है, प्रोसीजर है, लगभग शेयर कैपिटल की तरह सेम ही होता है। तो डिबेंचर को भी हम एक लॉन्ग टर्म लोन की तरह मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, जितना भी फंड्स की ज़रूरत हो, उसको हम छोटे छोटे यूनिट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, और जिस तरह से शेयर इशू करते हैं उसी तरह से हम डिबेंचर को भी इशू कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात, इसमें क्या होता है कि डिबेंचर पे डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट जो उसको हर साल मिलते हैं, जो कि शेयर होल्डर को हम इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी में वोटिंग राइट्स नहीं होता है जिस तरह से शेयर होल्डर को होता है। ये हो गया दो तीन जो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर के डिफरेंशिएट हम कह सकते हैं। तो आज हम ये कहेंगे कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करते हैं तो उसमें दो चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले अमाउंट ऑफ जो डिबेंचर है वो कितना होगा, प्लस टाइम ऑफ डिबेंचर, कितने साल के बाद उस अमाउंट को हमें क्या करना है, रीपे करना है। तो अब रिडम्पशन का जब हम बात करेंगे तो रिडम्पशन का सिंपल ही मीनिंग है रीपेमेंट ऑफ द डेट। जो लोन हमने डिबेंचर के तौर पे लाया था उसको हम कैसे वापस करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसका मीनिंग इस तरह से पढ़ेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिफर्स टू डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। जो कंपनी के पास लायबिलिटी बना हुआ था उसको हम क्या करने जा रहा है, डिस्चार्ज करने जा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। तो इशू के वक्त जो भी हमने टर्म्स और कंडीशन रखा हुआ था उसी हिसाब से इसको हमने क्या करना है, रिडीम करना है, रीपेमेंट करना है। तो कभी कभी हम डिबेंचर इशू करते हैं एट पार, दैट मीन्स फेस वैल्यू पे इशू करते हैं, और रिडम्पशन भी पार पे ही हम क्या करते हैं, रिडीम करते हैं। तो कभी प्रीमियम पे भी हम रिडीम करते हैं। वो सब हम जब इशू करते हैं उस टाइम हमें ये सब लिखा होता है। तो सरल शब्दों में जब हम कहेंगे तो इन अदर वर्ड्स, redemption of debenture means a repayment of the amount of debenture by the company. कंपनी के पास जितना भी डिबेंचर के तौर पे लोन लिया हुआ था उसको हमने क्या करना है, रीपेमेंट करना है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब क्या होता है कि रिडेम्पशन के टाइम पे कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से वेज होते हैं जिसके तहत हम इसको रीपेमेंट करेंगे, या इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथड्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले होता है पेमेंट इन लम सम। जब कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगा, उसके पास ठीक ठाक पैसा होगा, तो वो क्या करते हैं कि रिडम्पशन के वक्त जितना भी उसका अमाउंट जो ड्यू बनता है तो उसको एक ही झटके में लमसम में हम उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो उस तहत जब हम रिडीम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पेमेंट इन लमसम। सेकंड क्या होता है कि जब कंपनी ये डिसाइड करता है कि जितना भी डिबेंचर का जो अमाउंट ड्यू होता है उसको एक ही झटके में रिडीम ना करते हुए 3-4 सालों का गैप बना के इंस्टॉलमेंट वाइज उसको जब हम रिडीम करेंगे तो उसको हम कहते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या इसको कह सकते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्राइंग अ लॉट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जितना भी डिबेंचर होल्डर होगा सभी को पहले साल में तो हम रिडीम नहीं कर सकते हैं,
उन सब में से हम क्या करेंगे, जितना भी पोर्शन हमें हर साल रिडीम करना है उन सब में से लॉटरी लगाएंगे। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग अ लॉट। थर्ड हमारा क्या रहता है, अब कंपनी, ये तो कंपनी के पास एक बर्डन सा हो जाता है कि इसको हमने क्या करना है, रीपेमेंट करना है। तो कंपनी क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी डिबेंचर होल्डर होगा वो अपना जो डिबेंचर जो उसके पास है उसको जब पैसों की जरूरत होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो कंपनी इस पे वॉच करना शुरू कर देते हैं रिडम्पशन से पहले। जब कंपनी को अपना डिबेंचर का स्टॉक मार्केट में से जितने वैल्यू पे उसने इशू किया उससे डिस्काउंट कम कीमत पे अगर उसको नजर आता है तो ओपन मार्केट से वो क्या कर देते हैं, तुरंत ही उसको परचेज कर लेते हैं। तो उस तहत भी हम डिबेंचर को क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो उस टाइप के मेथड को हम क्या कहेंगे, परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से परचेज करेंगे और डिबेंचर को हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। और लास्ट जो मेथड हमारे पास रहता है कन्वर्जन इनटू शेयर्स या न्यू डिबेंचर। तो कंपनी एक ऑप्शन रखता है कि डिबेंचर होल्डर्स को, भाई आपका इतना पैसा बनता है, क्या वाकई आप इसको कैश लेके वापस जाना चाहते हैं, या आपको हम एक ऑफर देंगे, क्यों ना आपकी जो डिबेंचर आपको जो ड्यू बनता है उसके बदले में हम आपको एक नया शेयर इशू कर देंगे। अगर आप एग्री होगा या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो हम आपको शेयर इशू करेंगे, या नहीं तो कोई नया दूसरा डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं। इस तहत भी कंपनी रिडीम कर सकते हैं। तो ये रहा 4 मेथड्स जो कि रिडम्पशन के टाइम पे हमें यूज होते हैं। तो बच्चों आप इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब कंपनी रिडम्पशन के वक्त ये जो जितने भी अमाउंट ड्यू है उसको कंपनी ये सोचेंगे अब कहाँ से, सोर्स क्या रहेगा इसको रिडम्पशन करने के लिए। तो सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में usually a large sum of money is required for redemption of the debenture, as the company may not necessarily have sufficient fund to repay them at the time of the maturity. जब ये लोन मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पे ये जरूरी नहीं होता है कि कंपनी को ठीक ठाक सफिशिएंट फंड होगा। तो आप क्या करते हैं, सो an adequate provision is to be made to collect the requisite fund for redemption. A company may collect the requisite funds for redemption. अब कंपनी पहले से ही सोचना शुरू कर देंगे कि 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 6 साल के बाद जब ये डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट ड्यू रहता है तो उनको रीपे करने के लिए कहाँ से वो पैसा इकट्ठे करेंगे या उसके लिए क्या सोर्स रहेंगे। तो मेनली हमारे पास 2 ही सोर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल या डिबेंचर। या कंपनी क्या करते हैं, या कैपिटल नया कैपिटल इशू करके उसमें से भी जो पैसा आएंगे उस पैसे के तहत क्या करते हैं, डिबेंचर को रिडीम करेंगे, या किसी दूसरे को हम फ्रेश डिबेंचर इशू करके उसको हम रिडीम कर सकते हैं। ये हो गया, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल के तहत हम इसको रिडीम कर सकते हैं। ये रहेगा इसका सोर्स। अब दूसरा जो कि सबसे जरूरी है और आमतौर पे यही हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब कंपनी कई सालों से चलते आ रहा है, तो जब वो डिबेंचर के तहत लोन लेते हैं तो उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा ना। अब कंपनी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉफिट कमाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जितना भी उसके पास प्रॉफिट रहता है उस प्रॉफिट में से डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करने के लिए कंपनी पहले से सोचते हैं। तो ये जो 2 सोर्स हमारे पास रहता है, इस सोर्स के तहत हम रिडीम कर सकते हैं। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास होगा जब रिडीम करने के वक्त, तो ये हमारे पास रहेगा, हमारा जर्नल एंट्री इस तरह से बनेंगे, डिबेंचर अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
इशू करते वक्त इसको हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। जितना भी डिबेंचर्स में हमारा पैसा था उसको हमने क्या किया, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। ये कब करते हैं, जब when amount is due, जब उसको लौटाने के टाइम हो जाता है। तो उसके बाद जब एक्चुअली हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम हमें हमारा ये जर्नल एंट्री रहेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू हम करेंगे बैंक। इसको हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेट। ये होगा हमारा जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों ये जो जर्नल एंट्रीज ये हमारे पास रहेगा जब डिबेंचर रिडीम करेंगे हम एट पार, दैट मीन्स फेस वैल्यू पे। तो इसको हम कह सकते हैं रिडम्पशन एट पार। तो उस टाइम हमारा जर्नल एंट्री रहेगा डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जब उसका अमाउंट ड्यू हो रहता है। और दूसरे वक्त जब एक्चुअली पेमेंट करने के बारी आएंगे तब हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। अब दूसरा हमारे पास केस रहता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब जब कंपनी का फेस वैल्यू, डिबेंचर का फेस वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, अगर 100 रुपीज में इशू किया होगा तो रिडम्पशन के टाइम पे 110 पे रिडम करेंगे। तो इस सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि रिडम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे प्रीमियम कहेंगे। अब प्रीमियम पे जब हम रिडीम करेंगे तो उस टाइम हमारा जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगे, तो ये इशू के वक्त भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये रहेगा हमारा सबसे पहले तो डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो कि आपने पहले क्या किया था, क्रेडिट किया था, उसको हम डेबिट करेंगे, टू करेंगे, सिंपल सी बात है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिकली करते वक्त इसको परसेंटेज भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर पे क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको डिबेंचर होल्डर को मिलते हैं वो डिबेंचर अकाउंट के साथ ही लगा रहता है। कभी कभी 9%, 10% जो भी होगा, यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, परसेंटेज मेंशन करेंगे। तो ये हो गया जी, हम जब व्हेन द अमाउंट इज ड्यू, ये जब मैच्योर हो जाता है उस टाइम हमारा ये जर्नल एंट्रीज रहेंगे। ठीक उसी तरह से जब डिबेंचर होल्डर्स को हमें पे करना होगा तो हम लिखेंगे पहले की तरह डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब बैंक के तहत हम इसको क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करके इसको हम पेमेंट करेंगे। इसमें हम नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेट। तो ये जो दो इंटरेस्ट है जो बेसिकली हमें रिडम्पशन के वक्त ज़रूरत पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप एक ऐसा टर्म मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये एक रिजर्व हमें क्रिएट करना पड़ता है कंपनी को रिडम्पशन के लिए। डिबेंचर को जब हम रिडम करेंगे तो पहले से कंपनी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 71 सब क्लास 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनीज एक्ट के जो 71 सेक्शन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ए कंपनी शेल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास होता है, जो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर होल्डर्स को एज एन डिविडेंड, तो उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हो सके तो 100% क्या करना पड़ता है, हमें एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोल के एक अकाउंट हमें बनाना होगा। उस अकाउंट में उसमें हमें ट्रांसफर करना होते हैं। अब 2014 के जो कंपनी एक्ट रूल 18(7) के तहत इसमें कुछ कंपनियों को इसको छूट दिया गया। तो उसके हिसाब से हमें क्या है, नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिबेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम्पशन दिया हुआ है। दूसरा, फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC होगा, UTI होगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर। अगर डिबेंचर को हम प्राइवेटली प्लेस करेंगे, प्राइवेटली इशू करेंगे, उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं है। अगर पब्लिकली हम इसको इशू करते हैं तो क्या रहता है कि जितना भी डिबेंचर का जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसका 25% कंपल्सरीली मैंडेटरीली हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट में से निकाल के एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से बाकी जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, हैविंग प्राइवेटली इशू किया होगा या पब्लिक प्लेस डिबेंचर, तो उनको 25% हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर आप एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का आपके पास डिबेंचर का मैच्योरिटी अमाउंट होगा, तो ये आपने 2010 में इशू किया है। आप 2015 में इसको क्या करने जा रहा है, रिडीम करने जा रहा है। इसको 2015 में हम क्या करने जा रहे हैं, रिडेम्पशन करने जा रहा है। तो इससे पहले हमें कम से कम 25% को क्या करना पड़ेगा, इसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालना होता है। अब 1 करोड़ का 25% कितना हो गया, दैट इज हमारे पास होगा 25 लाख। 25 लाख रिडेम्पशन से पहले हमें डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब ये जरूरी नहीं है कि 25 लाख एक ही झटके में करें, या हम इसको कुछ इंस्टॉलमेंट में 5% करके 5 साल तक भी कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करेंगे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पर। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जब रिडेम्पशन के टाइम आता है तो कंपनी ये सोचते हैं कि अब कंपनी के पास इतना कैश तो रहता नहीं, तो लिक्विडिटी करने के लिए कंपनी क्या करते हैं, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के एक नया सा एक अकाउंट खोलना जरूरी रहता है, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए बनाता है, क्योंकि जिस दौरान रिडेम्पशन के टाइम आता है तो कंपनी को इमीडिएटली पैसा लिक्विडेट होने के लिए एक हम अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब कंपनी को रिडेम्पशन के वक्त आएगा, इसमें क्या होता है, हमें हर साल डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के जितना भी अमाउंट
जितना भी अमाउंट अगर इंस्टॉलमेंट मेथड में अगर वो क्या करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, उसका उसी साल उसी फाइनेंशियल ईयर का 15% कम से कम 30 अप्रैल से पहले, दैट मीन्स 30 अप्रैल से पहले इसको हमें कहीं इन्वेस्ट करना होता है। और जब उसका रिडेम्पशन का वक्त आ जाएंगे उसको हम विड्रॉ करके उसको रिडेम्पशन डिबेंचर होल्डर को हमें दे देने में हमें क्या रहता है, आसान रहता है। तो इसमें दो बात हमें क्लियर हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन करने से पहले हमें बनाना होता है, और डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल यही जो 1 करोड़ है हमें रिडीम करेंगे, इसको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में हमें क्या करना होगा, इसको रिडीम करना होगा। तो पहले इंस्टॉलमेंट में हम कितना रिडीम करेंगे, फॉर एग्जांपल 20 लाख हम पहले इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में हम 30 लाख करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर में हम इसको 40 कर देंगे, हो गया 30, 50, 40, 90, फिर हमारे पास बैलेंस रह गया 10 लाख। तो हमने क्या किया, 4 साल में इसको रिडीम करने का फैसला कर दिया इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो 2000 ये हो गया 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। अब क्या होता है कि 2016 में जब हम 20 लाख रिडीम करने जा रहे हैं, तो इसी 20 लाख का, इसी 20 लाख का 15% हमें कौन से अकाउंट में डालना होता है, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इसका हमें 15% हो गया जी, 20 लाख का 15% हो गया, दैट इज 15 दूनी 30, ये हो गया 30,000। तो जो 30,000 हमें आया उसको 30 अप्रैल से पहले हमें क्या करना होता है, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसको देना होता है, मतलब कहीं इन्वेस्ट करना होता है हमें, ताकि जब रिडेम्पशन के टाइम आएगा इसी 30,000 को हम वापस ले सकते हैं। तो कंपनी के लिए कैश आराम से मिल जाते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट ईयर हम फिर 30,000 पे फिर 15%, फिर 40,000 पे फिर 15%, फिर लास्ट में 10,000 पे फिर 15% करते करते इस तरह से रिडेम्पशन हम कर सकते हैं। तो बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेंगे, जनरल इंटरेस्ट किस तरह से बनेंगे, वो थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो फॉर क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते वक्त तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग DRR created at the rate of 25%। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा फॉर इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15%। 15% का जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये रहेगा हमारा, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, बैंक। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 15%। अब जब इसका इन दोनों का जब रिडेम्पशन खत्म होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कहीं ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर इसको हम क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। उस टाइम में हमें क्या हमारा अकाउंटिंग रहेगा,
ये हमारा अकाउंटिंग रहेगा, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। पूरा खत्म होने के बाद, पूरा डिबेंचर होल्डर्स को रिडीम करने के बाद फिर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर उसी तरह से इन्वेस्टमेंट, जब ये हर साल बनाना होता है, जब इंस्टॉलमेंट मेथड पे हम जब पे करने जा रहा है तो अप्रैल 30 से पहले इसको इन्वेस्टमेंट बनाना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अक्टूबर में उसको रिडेम्पशन करना होगा, तब अक्टूबर के टाइम पे इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री बना के इसको सोल्ड करेंगे। तो ये हमारा एंट्री रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हम लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जो हमने इन्वेस्ट किया उसको बेचा और पैसे में कन्वर्ट किया, फिर उसी पैसे से हम क्या करने जाएंगे, रिडीम करने जाएंगे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पर रखेंगे, फिर कल हम फिर नया एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए जुले।